अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मार्केट के टेक्निकल से बात करने के लिए हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़ गए हैं। सुशील जी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अच्छा सुशील जी, थोड़ा सा आप शायद वो जो आपकी इंडेक्स कॉल थी उसमें शायद वक्त से थोड़ा आगे थे। अब वो करेक्शन आई, अब इस करेक्शन में आप कहाँ मौके ढूंढ रहे हैं? निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो डिक्लाइन आई, क्या ये अब एक सिग्निफिकेंट करेक्शन की शुरुआत है या फिर ये बस यहीं पर रुक जाएगी? और इस बार पोर्टफोलियो भी डैमेज हुए लोगों के, कैश स्टॉक्स में काफ़ी सेलिंग आई है। तो देखिए, जो ये 1500-1600 पॉइंट अब निफ्टी में निकल गए हैं और जिस रफ्तार से ये फॉल आया है, अगर पीसीआर मेरे स्क्रीन पे से लगी चार्ट को दिखाए तो मैं चार्ट को रेफर करके बताना चाहूंगा बातों को। तो जो डाउन ट्रेंड लाइन अब बनी है लास्ट 6 दिन के फॉल की, देखिए स्क्रीन पे जो चार्ट दिख रही है, इसमें हम उस डाउन ट्रेंड लाइन को टच भी नहीं कर पाया जिस माइनर रिबाउंड में। तो जब तक ये लाइन नहीं टूटती है तब तक तो कोई सौदे को छेड़ने का मतलब ही नहीं है। और अगर आप थोड़ा सा लॉन्गर टर्म चलो, इलेक्शन बॉटम वाले दिन से, जो इलेक्शन के पैनिक बॉटम वाले दिन से, उस लकीर को अगर हम तोड़ चुके हैं, तो मोटी मोटी बात ये 25,300 के ऊपर जब तक हम निफ्टी पे नहीं जाते हैं, और बैंक निफ्टी में भी आप देखिए 25,300 के ऊपर जब तक हम निफ्टी में नहीं जाते हैं, तो कोई मंदी के सौदे को छेड़ने की बात ही नहीं है। 24,000 तक भी ये चली जाएगी तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। देखिए, ये सुनने में 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट बड़े लगते हैं, तो 25,000 की निफ्टी पे 1000 पॉइंट खाली 4% हुआ, और बैंक निफ्टी की तो दुर्गत और ज्यादा होनी है, ऐसा लग रहा है साफ साफ। तो 51,600 का बैंक निफ्टी का मैं एक स्ट्रेटेजिक स्टॉप लॉस कहता हूं, इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस नहीं। 51,600 के ऊपर जब तक नहीं जाती है बैंक निफ्टी, तो ये 48,000 हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है अनुज। ओके, तो फिर इस समय भी स्ट्रैटेजी क्या इंडेक्स पे शॉर्ट ऑन रैलीज रहेगी, या जैसे मतलब फ्राइडे को हुआ या कल हुआ कि जहां रैली फेल हो वहां शॉर्ट कर दो, क्या ये स्ट्रैटेजी होगी इस समय? हाँ जी, हम आज सवेरे थोड़ा सा सहमे हुए थे कि देखते हैं क्या इलेक्शन के नतीजे होंगे, तो न तो उधर से कोई ऐसी बेयर्स की चिंता की बात बन रही है, और इंट्राडे में भी जो आज कोई रैली का भी जो पैटर्न आया, बस वो माइनर रिबाउंड है। तो जो भी ऊपर का रिबाउंड है इंडेक्स में तो सेल है, इंडिविजुअल सेक्टर्स एंड स्टॉक्स में थोड़ी बहुत हेराफेरी, थोड़ा अदल बदल हो सकता है। तो सुशील जी, ये जो निफ्टी बैंक में आपने बात करी 48,000 की, अगर 51,600 के स्टॉप लॉस के साथ चले हैं, अगर उसे स्टॉक स्पेसिफिक होकर ट्रांसलेट करना हो तो किन किन स्टॉक्स में ज़्यादा पेन देख रहे हैं आप? शॉर्टिंग के कैंडिडेट्स अभी भी कौन से हैं आपके मुताबिक? बात बड़ी सरल है, पहले भी हमने इसको कहा था, और अभी फंडामेंटल्स के भी नंबर्स उसी कदर से आ रहे हैं। जो छोटे वाले बैंक से पीएनबी, बीओबी, आरबीएल, बंधन, इनको मैं नहीं बेचूंगा। इनको हम बल्कि लॉन्ग टर्म बाई के हिसाब से सारे एक्यूमुलेट जोन में इनको हम ले रहे हैं। और बड़े वाले जो भी बैंक है, जो हाथ में आ जाए, जिसमें रिबाउंड पकड़ में आ जाए, बेच दो। वो एचडीएफसी बैंक में हाथी चल गया, न्यू हाई आ गया, वो सब सेंटिमेंटल बातें शुरू हो गई। कॉल मेंटेन्ड है, 1200 का भाव आएगा तो ही एचडीएफसी बैंक लेने की सोचेंगे। चाहे वो कोटक है, चाहे वो एक्सिस है, चाहे वो आईसीआईसीआई है, चाहे वो एसबीआई है। लगातार डाउन ट्रेंड में एसबीआई, बातें सारी तेजी की है, भाव मंदा होता जा रहा है। ऑल लार्ज बैंक्स आर सेल, ऑन द स्मॉल बैंक्स वी आर एक्यूमुलेटिंग। उन्हें हम नीचे के भाव में स्मॉल बैंक्स को इकट्ठा कर रहे हैं। ओके, ये बैंक्स पे टेक हो गया और निफ्टी बैंक का टेक सुशील जी पहले दे चुके हैं। मेटल्स पे क्या कर रहे हैं आप सुशील जी? आपने लास्ट टाइम मेटल्स को अच्छे से खेला था, और अब मेटल्स पे क्या कर रहे हैं आप इतने बड़े पुल बैक के बाद? जब निफ्टी मेटल इंडेक्स लास्ट वीक एक स्ट्रॉन्ग मूव देखा गया, ऑल टाइम हाई पे गया, अब जो प्राइस मिल रहे हैं ये किस एक्शन के लिए बेटर है? मेटल्स में भी देखिए थोड़े विरोधाभास हैं। सिलेक्टिव कुछ मेटल्स पे हम लॉन्ग्स हैं और लॉन्ग करेंगे। तो मैंगनीज से रिलेटेड जो भी दो स्टॉक्स हैं हमारे पास, एक एमओआईएल और एक सांडूर मैंगनीज। थोड़ा वक्त होता तो मैं आपको ग्लोबल मैंगनीज फ्यूचर्स की चार्ट दिखाता। बहुत बड़ा रिबाउंड है मैंगनीज के अंडरलाइन कमोडिटी मैंगनीज के प्राइसेस में। मैंगनीज के कंपाउंड के फ्यूचर्स चलते हैं। उस चार्ट के आधार पर जब हमने स्कैनिंग किया, तो एमओआईएल और सांडूर मैंगनीज दोनों डिलीवरी लेके बैठ के महीने 2 महीने में मोटा पैसा कमाने जैसे चार्ट पैटर्न्स दिखते हैं। अब अगर हम स्टील के स्टॉक्स में आए, तो सेल जिस किसी कारण से बहुत दबा हुआ नीचे रह गया था, तो लैगार्ड जो एक सेल है, वो यहां से फटता चला जाए ऊपर, और उसी तरफ
जिंदल ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स है फ्यूचर्स में उनको हम शॉर्ट करेंगे। जेएसडब्ल्यू में के दोनों जो लिस्टेड स्टॉक फ्यूचर्स के स्टॉक्स है दोनों में शॉर्ट सेल सिग्नल है, और टाटा स्टील में थोड़ी बहुत और गुंजाइश हो सकती है। तो बचे क्या, एनएमडीसी जो माइनिंग का स्टॉक है, मोर देन मेटल्स, मैं बोलता हूँ उसको डिलीवरी लेके आज बैठे यहाँ से, अगले 2 महीने में यहाँ से 30-35% मिल सकता है। तो मेटल्स को एक ब्रॉड लेबल लगा के सारे मेटल्स को एक जैसा देखना हमें चार्ट्स पे उचित नहीं लग रहा है। अलग अलग काम मेटल्स के स्टॉक करें, कुछ स्टॉक्स में तेजी करके बड़ा पैसा मिलेगा, कुछ में मंदी करके मिलेगा। ओके, आईटी में क्या व्यू है अब इस समय सुशील जी? टीसीएस के नंबर्स आएंगे इस हफ्ते, यहाँ पर क्या व्यू बनेगा? देखिए, चार्ट का तो जो गणित सिंपल है, हर चीज के किसी न किसी कंपनी के नंबर्स आते रहेंगे, कभी कभी अमेरिकन कंपनी के आएंगे, यहाँ आएंगे। ट्रेंड आईटी का खत्म हो चुका है, और ठीक है थोड़ा हेजिटेंट है, थोड़ा रिलक्टेंट है, बुरी तरह से गिरना अभी तक उन्होंने शुरू नहीं किया है। अप ट्रेंड कंप्लीटली एग्जॉस्टेड है, डाउन ट्रेंड इनिशिएट हो चुका है, और डाउन ट्रेंड ने मोमेंटम अभी तक पकड़ना शुरू नहीं किया है। तो चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, एचसीएल टेक हो, कोफोर्ज अनुज पिछली बार जब बड़ा टॉप बना था वहां से 35% गिर जाएगा की बात हास्यास्पद लगी थी, और फिर गिरने के बाद वापस से नया हाई आ जाएगा हास्यास्पद लगी थी। मैं बोलता हूँ कोफोर्ज में 50% भाव गिर जाएगा यहाँ से, उस तरह की चार्ट है। ये भविष्यवाणी मत मानो, इसे संभावना समझो कि यहाँ तक की जगह है। तो जब आईटी के स्टॉक्स में डाउनसाइड बड़ा सीवियर बन सकता है, तो हम बिल्कुल नहीं लेंगे उनको। 5% कमाने का मौका छूट गया कोई स्टॉक में तो छूट जाएगा, और जैसे जैसे हमें सिग्नल मिलते जाएगा हम उनको बार बार बेच बेच के कमाने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए, बहुत शानदार सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले ट्यूसडे आपसे वापस बात करेंगे। थैंक यू सो मच।